नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी ने भी पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। चुनाव से आने पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन्हीं मुद्दों को लेकर पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे ग्रुप एडिटर आशुतोष श्रीवास्तव ने। के साथ आप सरकार को संचालित करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी पुराने जो काम चल रहे हैं, जो मोदी जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं, उनको हम लोग जनता के बीच में लेकर धरातल पर उतारेंगे और हमारी सरकार के जो काम शुरू हुए हैं उन सारे कामों को पूरा करेंगे। नौजवान युवाओं के रोजगार के लिए जो पद खाली हैं उनको भरेंगे और आने वाले समय में अगले 3 महीनों में पूरी तरह से लोगों को सुरक्षित करने के लिए संपूर्ण वैक्सीनेटेड उत्तराखंड को करेंगे। जो अभी उद्योग को लेकर की नीति थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, तो आपके आने के बाद उसमें एक नई उम्मीद जगी है, उसको लेकर के नहीं, हम सबको आमंत्रित करेंगे, सबका स्वागत करेंगे। जो भी आना चाहेगा उसको जो है 1 विंडो सिस्टम देंगे। इस वक्त हमारे साथ है उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी साहब का स्ट्रेट वर्णन था कि जो भी मोदी सरकार की जो नीति हैं, जो प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, उसको उत्तराखंड में वो लागू करेंगे। उद्योगों को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर उनकी प्राथमिकताएं हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे और उद्योगपतियों को लेकर के सरकार को आगे। बारिश की वजह से पहाड़ों पर मौसम सुहाना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर यह बारिश आफत बनकर बरस रही है। दरअसल जो गदेरे हैं वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई रास्ते टूट गए हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकासनगर जौनसार बाबर में बारिश ने तबाही मचाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पुल पर लोग महिला को पुल पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। जौनसार बाबर के क्वालसी में अमलावा नदी पर बने पुल पर लोग जान को खतरे में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बता दें कि बारिश से जौनसार बाबर में कई जगह तांडव मचाया है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। तो जौनसार बाबर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो पानी आ गया है उसके लिए रास्ता बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पुल पर एक महिला को रस्सी के सहारे पार कराया जा रहा है। जरा सोचिए, पहाड़ों पर जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है जब मानसून का सीजन आता है। जो जिंदगी है वो काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो रास्ते हैं वो कई जगहों से टूट जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें कब तक दूर किया जाता है। तो बारिश से कहीं राहत देखने को मिल रही है, तो कहीं बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। बात चंपावत की करें तो चंपावत में भी पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि चंपावत के टनकपुर में बारिश की और भूस्खलन की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तराई टनकपुर इलाके में बहने वाले बरसाती नाले उफान पर हैं। टनकपुर के प्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर को जाने वाले रास्ते में भी बारिश के कारण रास्ता कई जगहों से टूट गया है। भैरव मंदिर इलाके में एक दुकान भरभरा कर गिर गई और बाकी दुकानों के गिरने का खतरा भी मंडरा रहा है। महिला दारोगा लोगों की मदद से पत्थर डालकर रास्ता बनाने की कोशिश करती भी नजर आ रही हैं। जो श्रद्धालु पूर्णागिरि दर्शन करने के लिए आए थे, उनका कहना है कि बारिश से हुई तबाही के कारण उन्हें आधे रास्ते से ही जान बचाकर लौटना पड़ रहा है। पोड़ा के जा रहे हैं 4 किलोमीटर दूरी से। अच्छा, तो क्या स्थिति है अब यहाँ? रोड बहुत टूटी हुई है, तो यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, मना कर रहे हैं लोग। तो आप क्या करोगे ऐसे में? तो ऐसे में वापस जाएंगे। सारी बह गई हैं, पहले को आखिरी गोला पे रोड पूरी खराब हो गई, पेड़ उड़ करके रास्ता जगह जगह बंद होकर रखा है। बहुत पानी आ रहा है वहाँ से, हर जगह पूरा दुकान इतना बह रखा है, देखोगा पूरे दुकान 4-5 दुकानें बह रखी है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है। हमारे राजस्व उपनिरीक्षक की टीम जो है इसके मौका मुआयना करने के बाद इसके उपरांत ही इस पर कुछ कहा जाता है कि हम इस पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बाकी अलर्ट है। अलर्ट के तहत कि भाई कोई जानमाल का खतरा ना हो, उस स्तर पे
प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए। तो पहाड़ों पर बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों पर जो आपदा के जख्म हैं वो नए नहीं हैं, बहुत पुराने जख्म हैं। मुझे एक कवि हैं पुराने, उनकी कविता की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, जिन्होंने अपनी कविता में लिखा था कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, लेकिन पत्थर को पानी बनाने की जरूरत क्या है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जरूरत क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से जो गदेरे हैं, जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं, उनका संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि हमने आपको अभी तस्वीरें दिखाई थी जिसमें लोग रस्सी के सहारे एक महिला को पुल पार कराते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा आप खुद सोचिए, अगर यहां पर कोई हादसा हो जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता। सवाल बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग, जो आपदाएं आती हैं, अब हम ये नहीं कहते कि आपदाओं को लेकर के आपको पहले से पता होता है, आपदा कभी भी आ सकती है, लेकिन पहले से तैयारियां की जा सकती हैं और उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आपको हमने लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, चंपावत में भी पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। भैरव मंदिर इलाके में एक दुकान भरभरा कर गिर गई, बाकी दुकानों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है। इसके अलावा जो टनकपुर का प्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर है उसके रास्ते में भी बारिश के कारण रास्ता कई जगहों से टूट गया है। भैरव मंदिर इलाके में एक दुकान गिर गई थी। आपको बता दें कि महिला दरोगा लोगों की मदद से पत्थर डालकर रास्ता बनाने की कोशिश करती हुई भी नजर आ रही हैं। लगातार आपदा के जख्म पहाड़ झेल रहा है और बड़ा सवाल ये उठकर आ रहा है कि आखिर आपदा के जख्म पहाड़ कब तक झेलता रहेगा, कब तक ये जख्म पहाड़ को झेलने पड़ेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुभाष बर्थवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, आपदा को लेकर के पहले से तो पता नहीं होता कि आपदा आने वाली है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों को लेकर अगर मैं बात करूं, सरकार की तैयारियों को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं ताकि जो आपदा आती है उससे लोग बचे रहें, लोग को जान माल का नुकसान वहां पर ना उठाना पड़े? देखिए, जो SDRF है, हमारा स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट देखता है आपदा प्रबंधन को, 7 स्थानों पर सरकार ने इनका जो है मुख्यालय बनाया है और 7 ऐसे चिन्हित हैं स्थान जो 2016 में जो है चिन्हित कर लिए गए थे जब केदारनाथ की आपदा आई थी, और उससे पहले ही ये चिन्हित हो गए थे। वहां पर जो है SDRF की हमारे नौजवानों की तैनाती है, उनके पास सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी भी आपदा को, चाहे वो भूस्खलन हो, उन्होंने वो सारे प्रयास किए, तमाम जो है जो भी रेस्क्यू में वहां पर लोगों को बचाया जा सकता था, और जो लोग फंस गए थे जिनके शरीर अंदर जो है मिट्टी में दफन हो गए, तो उनको जिस बहादुर से निकाला, तो मैं समझता हूँ उनकी तरफ से तो पूरा प्रयास है, हमारा जहाँ जहाँ पर भी तैनात है वो करते हैं इस तय को। लेकिन क्योंकि देखिए, आप ये मानना पड़ेगा कि पूर्वोत्तर से लेकर जो पूरी हिमालय की बेल्ट है हमारी,
इस हिमालय की बेल्ट में ये प्रिडिक्शन करना बहुत कठिन है। आप अगर एक एक चक्के पर भी एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे तो ये बहुत कठिन है कि कहाँ पर बादल फटेगा, कहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, आपदा का कुछ पता नहीं होता। और उम्मीद तो यही करेंगे कि जो सरकार है वो अच्छी तरह से काम करती रहेगी, ताकि जो दिक्कतें हैं वो बाद में सामने ना आए, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष बर्तवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरअसल कोरोना काल का उद्योग धंधों पर गहरा असर पड़ा था। कोरोना काल की वजह से उद्योग धंधे ठप हो गए थे। उत्तराखंड भी इसे अछूता नहीं रहा था। उत्तराखंड में भी उद्योग धंधों पर मार पड़ी थी। लेकिन अब सरकार का प्लान क्या है, क्योंकि उद्योग धंधों को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती है। इसी पर ज्यादा बातचीत की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से हमारे ग्रुप एडिटर आशुतोष श्रीवास्तव ने। वक्त हमारे साथ हैं उत्तराखंड सरकार के उद्योग और कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी साहब। आज हम आपसे कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे, कई बात करेंगे। क्या प्राथमिकताएं हैं उद्योग को लेकर के उत्तराखंड सरकार की, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने कोविड काल के दौरान पूरे प्रदेश को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला, क्योंकि आप उसके इंचार्ज थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, आप तीसरी बार इलेक्टेड हैं उत्तराखंड में मसूरी से, तो एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है आपको। सर, इस वक्त उद्योग को लेकर के कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें रुक सी गई हैं, उसको वापस पटरी पे लाने के लिए क्या योजनाएं हैं और क्या प्राथमिकताओं को आपने तरजीह दी है? देखिए, जहाँ तक आपने रुकने की बात कही, इस बार हमने कोशिश की थी। पिछली बार की तुलना में इस बार हमने उद्योगों को बंद नहीं होने दिया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट वो था मत था कि उद्योग देश की आर्थिकी की रीढ़ हैं, उद्योग बंद नहीं होने चाहिए। जहाँ पिछली बार कर्फ्यू में या लॉकडाउन में हमारी जो लेबर या कर्मचारी आते थे उनको भी जाने नहीं दिया जाता था, और जिसकी वजह से उद्योग धंधे प्रभावित होते थे। लेकिन इस बार हमने ये सुनिश्चित किया, हमने कहा कि अगर कोई किसी फैक्ट्री की लेबर या कर्मचारी, उसके बाद उसकी फैक्ट्री का अगर उसका आई कार्ड है, वही कर्फ्यू पास होगा। पूरे प्रदेश में सिर्फ एक घटना हुई थी सेलाकुई में, और आधे घंटे के अंदर उसका समाधान हो गया था, क्योंकि वो नीचे जो एसओ था अपनी स्तर से वो कर रहा था। तो हमने उद्योगों को बंद नहीं होने दिया। दूसरी, इंडस्ट्रीज में क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी हुई, कई इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हमने उसकी कमी को पूरा किया। आज ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। और इंडस्ट्री में कुछ छूट की बात हम लोगों ने कही है, क्योंकि इंडस्ट्री पॉलिसी 2017 जो कि 22 में समाप्त हो रही है, और 2 साल से कोरोना की वजह से दिक्कतें आई हैं, तो हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि इसको जो है 2024 तक बढ़ाया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा केंद्र नेतृत्व, हमारी डबल इंजन की सरकार इसको पूरा करेगा। इसलिए लगातार हम उद्योग धंधों की चिंता कर रहे हैं, और मेरा फोकस पहाड़ पर उद्योग ले जाने के लिए है, क्योंकि समय कम है। अभी तक जितने भी हमारी इंडस्ट्री हैं, या तो हरिद्वार में लगी हैं, या देहरादून में लगी हैं, या उधम सिंह नगर में लगी हैं, या नैनीताल का कोई नीचे का क्षेत्र और टिहरी का निचली। आज पहाड़ में हम पहाड़ की बात करते हैं, और पहाड़ में इंडस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम 3-4 महीने के अंदर कोई छोटे छोटे उद्योग हम पहाड़ पर ले जाएं। उसका रोडमैप हमने बनाया है, और शीघ्र उसके परिणाम भी सामने दिखाई देंगे। एक हमने अभी जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय स्ट्रीट वेंडर एक योजना शुरू की थी, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर गरीब लोग हैं उनके लिए, हमने उसी तर्ज पर एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने शुरू की है। उसमें 10,000 रुपया को छोटा मोटा कुटला बनाने का काम, बाइंडिंग का काम, और 5,000 रुपये सब्सिडी हमारी सरकार देगी। उसको कैबिनेट से हमने पास करा दिया है। हमने महिला उद्यमों के लिए एक नीति बनाई है कि अगर कोई महिला उद्यमी काम करना चाहती है, उसी तर्ज पर हम भूतपूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि एक सैनिक जो रिटायर होकर आता है तो उसके पास आय का कोई साधन नहीं होता पेंशन के अलावा, और आज के समय में पेंशन से कुछ नहीं हो पाता।
तो हम उसके लिए भी एक नीति ला रहे हैं कि जो सैनिक या सैनिक का बच्चा इंडस्ट्री लगाएगा उसको भी हम कुछ छूट देंगे, ये योजना हमने बनाई है। और जहाँ तक आपने कोविड की बात की है, हमने सेकंड फेज में अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को करीब 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए मैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी गंभीरता को देखते हुए हर जिले के कोविड मंत्री बनाए, और मुझे उत्तराखंड का जो सबसे सेंसिटिव जिला है राजधानी देहरादून का कोविड मंत्री बनाया। जब मैं कोविड मंत्री बना तो हमारे पास 113 जो है वेंटिलेटर बेड थे, जिनको बढ़ाकर आज हमने 700 कर दिया है। हमारे पास 165 आईसीयू बेड थे, जिनको बढ़ाकर हमने करीब 956 कर दिया है। हमारे पास 636 ऑक्सीजन बेड थे, उनको बढ़ाकर हमने 2900 करीब 72 कर दिया है। तो लगातार स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने का काम हमने किया है। हमने हर एक हॉस्पिटल में हमने कोशिश की है कि अब ऑक्सीजन की अगर कमी हो, ऑक्सीजन के प्लांट हमने दून मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है, हमने कोऑर्डिनेशन में लगा दिया है, मसूरी हॉस्पिटल में लगा दिया है, कैंट बोर्ड में एक नया हॉस्पिटल हमने बनाया है मेरी विधानसभा क्षेत्र में, उसमें ऑक्सीजन प्लांट हमने लगा दिया है, उत्तरकाशी में लगा दिया है। हर जगह हमने कोशिश की है कि ऐसी स्थिति में हमें दिक्कत ना आए, ऑक्सीजन प्लांट हमने वहाँ पर लगाए हैं। मंत्री जी, इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात चल रही थी कि काफ़ी इंडस्ट्रीज फॉरेन से आपने इनवाइट की है, और उसके लिए पूरा राज्य सरकार ने पूरा एक प्रोफार्मा भी बनाया था, उसको लेकर के क्या अपनी योजना? देखिए, मैं इस संदर्भ में आज प्रधानमंत्री जी के एडवाइज़र खुलवे जी से मिला था, क्योंकि 1.5-2 साल से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ जिस अपेक्षा में हमने इन्वेस्टर समिट की थी, हमें उम्मीद थी नहीं आ पाई, क्योंकि कोरोना से भी निश्चित ही प्रभावित हुआ है। हम काशीपुर में अरोमा पार्क बनाने जा रहे हैं, सितारगंज में हम इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने जा रहे हैं, देहरादून के सेलाकुई में छरबा में हम फार्मासिटी फेज 2 बनाने जा रहे हैं, और आने वाले समय में आपको लगेगा ये सारे काम हमने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम सुनिश्चित किया है। हम 3 महीने के अंदर अभी, क्योंकि देखिए हमने जो शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल का ध्येय था कि हम इंडस्ट्री को यहाँ पर लाएं और लोगों को रोजगार दें। हम ज़मीन बेचने या कमाने के लिए, लेकिन अब देखने में क्या आया कि आज बीच में अधिकारियों या जो भी कमी रही होगी, उन्होंने ट्रेंड दूसरा किया। मैंने आते ही अधिकारी से कहा कि आप अगर मान लिया हमारा प्लॉट 3500 रुपये गज है और 10 साल से नहीं बिक रहा है, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? आप उसकी रेट कम करिएगा, प्लॉट बिकेगा, इंडस्ट्री आएगी, 10 लोगों को जीएसटी मिलेगा और चीज़ें मिलेंगी। अगर वहाँ पैसा अगर को कम मिलेगा और कोई इंडस्ट्री लगती है तो जीएसटी में मिलेगा, वहाँ से पूरा हो जाएगा। उसको हमने 2850 किया था, लेकिन अभी मैंने उसको 2500 करने के लिए कहा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही हमारे जो इंडस्ट्री के प्लॉट हैं वो निकल जाएंगे और उद्योग यहाँ पर आएंगे। तो इन सब विषयों पर आज मैंने खुलवे जी से बात की है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि कोई ना कोई एंकर यूनिट हमारे को आप हमें दीजिएगा, और मैं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि पीएमओ से अगर कोई बात जाती है तो उसका एक मैसेज होता है, तो शीघ्र ही हमारे यहाँ कोई एंकर यूनिट आएगी और जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क का सपना ये साकार होगा, और जिससे लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्री जी, जो सबसे बड़ी नीड है उद्योगों के लिए वो बिजली है, तो बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए कोई योजना या कुछ? नहीं, देखिए, अगर आप तुलना करें अन्य प्रदेशों की, तो उत्तराखंड के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। ये मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूँ। अगर हमारे दूरस्थ बॉर्डर का एक माणा का भी कोई गांव होगा, या इधर पिथौरागढ़ में मुंशेरी का कोई गाँव होगा, तो आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं, बिजली की कोई दिक्कत हमारे यहाँ नहीं है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद की जाती है कि और ज़्यादा विदेशी निवेश आपके उत्तराखंड से? हमारी कोशिश है कि अभी मैं कुछ से यहाँ पर मिलने वाला हूँ, बलूनी जी यहाँ पर हमारे संपर्क को देखते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक लोगों को उद्योगों के लिए वहाँ पर इन्वाइट किया जाए और उद्योग लगाए जाएँ।
मतलब ये पीपीपी मॉडल पे भी कुछ आप लोगों का उधर कुछ इंटरेस्ट है या इनवाइट किया जा रहा है कि पीपीपी मॉडल पे बिजनेसमैन आकर के आपके साथ काम करें? नहीं, देखिए कई चीज़ों में पीपी मोड पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी हम एक पुड़कुल से मसूरी के लिए हम रोप वे बनाने जा रहे हैं, उसको हम पीपी मोड पर बना रहे हैं। 345 करोड़ उसकी कॉस्ट है। इसी प्रकार मसूरी के अंदर एक जीरो पॉइंट पे मसूरी में एक पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। जीरो पॉइंट पर एक पार्किंग बनाने जा रहे हैं हम 1000 गाड़ी की, पीपी मोड बना रहे हैं। जहाँ पर आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितने काम प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में आज, चाहे पहाड़ में रेल पहुँचाने की बात हो, चाहे हमारी ऑल वेदर रोड की बात हो, और अभी तो आभार करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गडकरी जी का, 700 करोड़ की टनल मसूरी के अंदर स्वीकृत हुई है, जिसको बनने के बाद मसूरी की जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। इसी प्रकार मसूरी में पानी की बहुत समस्या है, लाखों टूरिस्ट वहाँ पर आता है। और हमारे सांसद माननीय अनिल बलूनी जी जब वहाँ पर आए थे, मैंने उनसे निवेदन किया था और पीएमओ से उनके माध्यम से एक 144 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत हुई है। यमुना से पानी लिफ्ट कर हम मसूरी में ला रहे हैं। आने वाले 50 साल तक वहाँ की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार सैन्य धाम, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक कल्पना थी कि, जो मुझे याद है जब मोदी जी देहरादून में आए थे, एक सभा में उन्होंने कहा था कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार 4 धाम यहाँ पर हैं और 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर बनना चाहिए। सैन्य धाम हम बनाने जा रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि हम जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके अभी तक के जितने शहीद हुए हैं, हम उनके घरों में जाएंगे, उनको सरकार की तरफ से एक सम्मान पत्र उनको देंगे और उनके घरों की मिट्टी, उस घर से मिट्टी लाकर एक कलश में उसको सैन्य धाम में लाकर उससे उसका निर्माण करेंगे। और क्योंकि इसको और वहाँ पर हमने म्यूजियम वहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से हमारी जो वीर गाथाएँ वहाँ पर हम दिखाएंगे, जितने शहीद हैं उनके चित्र, वो उनका विवरण उस पर होगा। और क्योंकि उसको हमने सैन्य धाम का नाम दिया है, हमारी भारत की सेना में 2 अभी मैं जनरल रावत से मिलकर आया हूँ, दिन में CDS से, और अभी मैं पर्सनली उस जगह जा रहा हूँ। नूरानांग में हमारे बाबा जसवंत सिंह का अगर आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने अकेले ही 300 चाइनीज सैनिक को मारा था और उनको महावीर चक्र मिला था 1962 में नूरानांग में। इसी प्रकार सिक्किम में बाबा हरभजन सिंह। तो जब हम उसका जो हम मैप बना रहे हैं, दोनों तरफ, एक तरफ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर होगा, एक तरफ बाबा जसवंत सिंह का मंदिर होगा। उसके बाद वहाँ पर आगे जितने भी हमारे टैंक्स हैं, वेसल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, आरटी गन्स हैं, ये वहाँ लगाई जाएंगी। 2 फेज में हम उसको बनाने जा रहे हैं। तो हमारी, क्योंकि उत्तराखंड एक सैनिक बहाली प्रदेश है, देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। तो देश की सेना में सेवा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से है। और कई विक्टोरिया क्रॉस, अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र भारी मात्रा में हमारे इन वीरों ने लिए हैं। इसलिए इनकी शहादत को नमन के लिए हम इसको बनाने जा रहे हैं। और जिसका एक बहुत अच्छा संदेश हो गया जब आज मैं CDS से मिला और आज मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के सलाहकार खुलबी से मिला, उन्होंने मुझे विश्वस्त किया कि अगर उनके स्तर से कोई मदद होगी वो भी हमें मदद करेंगे। मंत्री जी, जो रिटायर हो चुके हैं सैनिक, उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं आपने चलाई हुई हैं, तो उनको पुनर्स्थापित के लिए, डेली एक्सट्रीम में लाने के लिए? अभी देखिए, अभी हमने उपनल का स्थापना की थी, जिसमें भूतपूर्व सैनिक और उनके बच्चों को हम रोजगार उसके माध्यम से देते थे। लेकिन कोविड को देखते हुए 2 साल से हमने सबके उसको अलाउ कर दिया है। उसके बाद हम उसको यथावत कर देंगे। और दूसरा, इंडस्ट्री में भी मैंने एक योजना बनाई है कि इंडस्ट्री में भी कोई पूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक का बच्चा अगर इंडस्ट्री जाना चाहता है, उसको कुछ इंजेक्शन हम देंगे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, एजुकेशन में भी कुछ उनको लाभ मिलेगा सरकार की तरफ से? पूर्व सैनिक के जो बच्चे ऑलरेडी उनको उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया हुआ है, मेडिकल में किया हुआ है, उच्च शिक्षा में किया गया है। और जो बच्चे हमारे
IMA, NDA, MBBS की ट्रेनिंग करते हैं, उनको हम कोचिंग क्लास के लिए 50,000 रुपये देते हैं, उसको बढ़ाकर हम 1 लाख करने जा रहे हैं। हमारी जो सेकेंड वर्ल्ड वार की विडोज़ थी, उनकी पेंशन पिछले 60 साल से मात्र 4,000 रुपये थी, उसको बढ़ाकर हमने 8,000 किया, अभी 10,000 उसको हम करने जा रहे हैं। हमने ये भी फैसला किया है कि जो देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा, अक्सर देखने में आता है कि जब कोई जवान शहीद होता है तो कुछ दिन तक तो लोग उसके घरों में जाते हैं और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सूरज चांद रहेगा तेरा नाम का नारे लगाते हैं, और उसके बाद लोग उनको भूल जाते हैं। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए आर्मी का हो, पैरामिलिट्री फोर्स का हो, BSF का हो, किसी भी कोई जवान हो, ITBP का हो, अगर कोई जवान शहीद होता है, उसके परिवार को, एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, पुष्कर धामी की सरकार करेगी। ये निर्णय हमने लिया। मतलब ये थर्ड वेव की बात की जा रही है कोरोना को लेकर के, इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं आपकी, और अभी तक का क्या प्रतिशत रहा है वैक्सीनेशंस का? देखिए, जहाँ तक आप वैक्सीनेशन की बात करें, आज हमारे प्रदेश की आबादी लगभग 1 करोड़ के अंदर, और लगभग 25 लाख से अधिक लोगों को हम टीका लगा चुके हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश के लिए किया है। पहले हमने जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे फ्रंट लाइनर्स थे, डॉक्टर्स थे, उनको किया, उसके बाद 45+ को किया, अब हमारे 18 से 45 तक के नौजवान को हम टीका लगा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि नवंबर से पहले पूरे प्रदेश के अंदर अक्टूबर लास्ट तक हम टीकाकरण कर देंगे, ऐसा संकल्प हमने लिया। हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी साहब, उद्योग और सैनिक कल्याण मंत्रालय आप वहाँ देखते हैं। कई सैनिक कल्याण को लेकर के योजनाएं उत्तराखंड सरकार की, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए योजनाएं लागू की हैं। खास बात यह है कि सिर्फ दिखावा नहीं है, धरातल पे जा करके उस सम्मान को देना सैनिकों को, ये एक बड़ा अहम बात है इस पूरे प्रोजेक्ट की। इसी के साथ साथ कोविड की जो थर्ड लेयर है उसको भी सही रूप से रोकथाम के लिए कई योजनाएं और वैक्सीनेशंस को लेकर के कब प्रभावी कदम उठाए गए हैं। अब देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार आगे आने वाले दिनों में इन दावों पे कितनी खरी उतरती है। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।